बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है और मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन पे असरअंदाज इसको कहीं हुआ जा रहा है या उसको अपग्रेड करने की बातें कर रही है वफाकी हुकूमत कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और आइंदा जो जनरल इलेक्शन है वो इसी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के थ्रू किए जाए। ये ऊंट किस करवट बैठेगा? 37 जो खदशात हैं उसका मतलब बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निकाल दिया है। वफाकी हुकूमत उसकी जस्टिफिकेशन क्या देगी या जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है मुतनाज़ा है और वो अपोजिशन की जबान बोल रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट वफाकी हुकूमत की तरफ से आ रही है, तो क्या ये आईनी इदारा है? इस तरह की स्टेटमेंट वफाकी हुकूमत को देनी चाहिए नहीं? इस पर भी हम जर्नलिस्ट से और न सिर्फ हुकूमती अराकीन और अपोजिशन से भी बात करेंगे और बात करेंगे सिंध हुकूमत ने 10,000 मखदूश इमारतें जिन स्कूलों की उनको बंद करने की बात की है। आगे क्या वो इमारतें दोबारा से बनेंगी, किस हद तक, कब तक बंद होगी, इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, नजीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लगारी साहब खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। जी नवाजिश, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। और चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ अदवार आपने देखे हैं, इस वक्त जो वफाकी हुकूमत ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे मतलब कई सवालात खड़े कर दिए या उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है? क्या वफाकी हुकूमत की जो शको शुबहात हैं, आपको क्या लग रहा है ये सही है या कि ये ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स है? ब्लेम गेम की नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत वाजे एक अपने वैलिड किस्म के एतराज़ात उठाए हैं, ठीक है, और तकरीबन 38-40 के करीब वो एतराज़ात हैं। और वफाकी हुकूमत लगता ये है कि उन्होंने अगली मुद्दत के लिए इलेक्शन चुराने का मंसूबा बनाया है। अच्छा, 9 लाख के करीब आपको मशीनें चाहिए होंगी, ठीक है, एक बहुत बड़ा वैसे भी खर्चा है, और दूसरा व्यक्ति जिसकी हार्ड डिस्क का पता नहीं है कि क्या होगा। मेरे ख्याल है ये पूरे का पूरा प्लान जो है ये इस हद तक अहमकाना है कि जब इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात उठाए तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ दौड़े। आपको पता है कि मौलवी मुश्ताक हुसैन ने एक दफा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हुए थे, उनके ऊपर तनकीद नहीं की गई थी, बस इस बात का इजहार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में कहीं धांधली ना हो, ये कहा गया था। और ये कहा था अब्दुल हफीज मिर्जा ने। उनको बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको बाकायदा जेल भेज दिया गया था और उनको सजा सुनाई गई। और ये आइन के अंदर मौजूद है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन की तौहीन करते हैं तो इलेक्शन कमीशन आपको तलब करके बाकायदा हियरिंग करके उस तौहीन पर आपको सजा दे सकता है। ये जो वज़रा साहबान आगे बढ़ कर चुके वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये एक उस इदारे की तौहीन कर रहे हैं और इस इदारे को अपने मामलात में हाई कोर्ट के अख्तियारात हासिल हैं और वो हाई कोर्ट के अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इन वज़रा साहबान को जेल में भेज सकता है। ये इनको बात समझ में नहीं आती है। ये सिर्फ धौंस और धांधली से, अपने लहजे से और अपने तर्ज अमल से ये अपोजिशन को भी, इलेक्शन कमीशन को भी और हर उस इदारे को जो इनका दुख छल्ला बनने को तैयार ना हो, ये उसको तड़ियां देते हैं, ठीक है, और ये उनको धमकियां देते हैं और ये इस तरह की धमकियां देते हैं जिस तरह की धमकियां इसने कल दी। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, जैसे आपने कहा कि आईनी इख्तियारात है इलेक्शन कमीशन को, वोटिंग जो मशीन है उस पर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन ने भी उठाए हैं। बजाय इसके कि 37 जो एतराज़ात हैं, हुकूमत को चाहिए था कि उनकी एक्सप्लेनेशन देती। अब जो ये प्रेशराइज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, क्या ये जो जिस तरह के इल्जामात आपने भी कहा ये इस तरह नहीं करना चाहिए वफाकी हुकूमत को, क्या जो टारगेट है या जो उनको एम्स हासिल करने हैं क्या वो होंगे या इलेक्शन कमीशन आप समझते हैं कि ऐसे प्रेशर में नहीं आएगा? पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तो किसी सूरत में प्रेशर में नहीं आ सकता और उसे नहीं आना चाहिए। बात यह है कि जिस तरह से दूसरे इदारे होते हैं, एक तो रियासत के 3 इदारे हैं, एक है पार्लियामेंट, एक है अदलिया और एक है मुकन्नना।
एक है एग्जीक्यूटिव, जो 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 इंतजामिया है, इंतजामिया, अदलिया और पार्लियामेंट, ये तीन इदारे। चौथा इदारा हम लोगों को समझा जाता है कि मीडिया भी एक इदारा है, लेकिन रियासत के अपने इदारे भी और बहुत से हैं जिनको जिनको तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस हासिल है, और जिनको आइन जिनकी हिफाजत करता है, इसकी आइन हिफाजत करता है, इस पर हमला नहीं किया जा सकता है। इस पर हमला जो है वो तौहीन अदालत के मुतरादिफ़ात और अदालत पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अच्छा। गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गिरफ्त हो सकती है अगर इलेक्शन कमीशन आज खुद नोटिस दे या कोई शख्स जाकर इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करे तौहीन अदालत, तो बाकायदा समाअत हो सकती है और बाकायदा इनको बुलाया जा सकता है, बाकायदा इनसे पूछा जा सकता है कि ये सब कुछ आपने कहा है, और अगर कहा है एडमिट करते हैं तो, और अगर एडमिट नहीं करते तो एविडेंस की बुनियाद पर इन्हें सजा हो सकती है। अच्छा लगारी साहब, बस कुछ चमा गोइयां और कुछ सियासी मुबसरीन, जिस तरह आप सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये कहा जा रहा है कि ये एक एंगेज किया जा रहा है ऑपोजिशन को। अलबत्ता इस इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से 2023 के इंतखाबात होते हुए नजर आ नहीं रहे। आपको लग रहा है कि हुकूमत कामयाब हो पाएगी? नहीं, हुकूमत कामयाब होती नजर नहीं आती है। हुकूमत पार्लियामेंट को बिल्डोज कर सकती है, जिस तरह इससे पहले भी कर चुकी है। जबकि पीएम क्या उसमें जा रही थी, टेररिस्ट मनाने के मसले पर जा रही थी, तो उसने असेंबली को और पार्लियामेंट को बिल्डोज किया था। लेकिन अब के बाद बिल्डोज करना आसान नहीं होगा, बहुत संगीन नताइज निकलेंगे इसके, और पार्लियामेंट में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि हुकूमत के लिए अपने आप को बाकी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात आपने देख लिया था कि जब अपोजिशन में इत्तेहाद था तो हुकूमत सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत हार गई थी और कौमी असेंबली में हार गई। हम फर्क करते हैं कि अगर वही चीज दोबारा उठती है तो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद होगा पार्लियामेंट का। अगर उनके खिलाफ इतने वोट पड़ते हैं जितने गिलानी साहब को पड़े हैं, तो ये जा सकते हैं, हुकूमत इनकी जा सकती है। ठीक है, ठीक है। लगारी साहब, लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में साबिक सीएम सनाला ज़ेरी मतलब वो शमूलियतें हुई बहुत सारी अकाबरीन की और बहुत सारी मोतबर शख्सियात की पीपल्स पार्टी में, अब पंजाब में भी डेरे डाल दिए गए हैं, जनूबी पंजाब में भी जलसे चल रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी अच्छे पत्ते खेल रही है? और पंजाब की भी मतलब पीपल्स पार्टी के लोगों का कहना है कि तरीन ग्रुप के बहुत सारे लोग हमसे रवाबित में हैं, तो पीपल्स पार्टी पीडीएम से हटकर मतलब आपको लग रहा है कि पंजाब में जो उसके टारगेट है अदम एतमाद और बाकी चीजें सक्सेस होगी? मैं समझता हूं कि अदम एतमाद के लिए नवाज शरीफ साहब का और ये महलिस का राजी होना जरूरी है, और ये उनको जितनी भी इस वक्त लीज मिली हुई है हुकूमत को, और हुकूमत को जितना स्पेस मिला हुआ है वो पीएमएलएन की तरफ से। अच्छा, पीएमएलएन कल चाहे, कल मारो अगर ये चाहे पंजाब हुकूमत खत्म हो और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए टेबल करें अपना रेजोल्यूशन, तो वो फौरन मंजूर हो जाएगी और उस्मान बुज़दार नहीं रहेंगे। तो क्यों नहीं चाह रही पीएमएलएन? आपको क्या लग रहा है? क्या उनको कोई खदशात हैं? क्यों विल नहीं है? हालांकि उनकी स्टेटमेंट तो काफी मतलब ऐसी नजर आ रही है कि वो तो चाह रहे। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन लोगों का कहना है कि डील हो चुकी है और डील के अंदर ये बात शामिल है कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दो। अच्छा, और ये भी शामिल है कि जी था वजीर आजम को हटा दिया जाएगा, कोई और वजीर आजम लाया जाएगा। इस तरह की चीजें भी हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और ये है कि मियां नवाज शरीफ इस सेटअप में इस तरह नहीं आना चाहते हैं कि दरमियान में आए। वो चाहते हैं कि तमाम अख्तियारात और तमाम इख्तियार एक अमीरुल मोमिनीन की तरह मेरे हवाले कर दिए जाएं, और इसके अलावा किसी बात पर राजी नहीं हो रहे। ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है ना। मौजूदा हालात में कौन से इनकलाबी लीडर हैं? जेटली कबीरा है क्या? ये जो है फिडल कास्ट्रो है क्या? माओ जेडुंग है क्या? ये लेनिन है क्या? ये हो ची मिन है क्या? ये वाल लड़ सकते हैं क्या? जंग कर सकते हैं क्या? इनके पास क्या रखा हुआ है? कौन सी ऐसी ताकत है? कौन सी इनके पास ऐसी ताकत है जो टकरा जाए इदारों के साथ? इदारों के साथ टकराने की सूरत में इनका सर फट जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जाकर कोई कामयाबी हासिल करेंगे। इनका ख्याल ये है कि इस प्रेशर में ये लोग जो है वो डर जाएंगे,
ये इसलिए कि इनका ताल्लुक मैं बड़ी एहतराम और आज़ती के साथ कहता हूँ, अब भी इनको इसलिए बर्दाश्त किया जा रहा है और इनके सारे नाज नखरे इसलिए उठाए जाते हैं कि इनका ताल्लुक लाहौर से है, पंजाब से है, और अच्छा, खासतौर पर सेंट्रल पंजाब से। ये ठीक है। बात कोई बलोच करता, इस तरह से महाजाराई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई सरायगी करता, कोई सिंधी करता, कोई बलोच करता, कोई और करता, तो उसके बाद तो उसको वो कहीं नजर भी ना आता, उसका पता भी नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये जो आपने जिस तरह इस तासुर की बात की कि इससे कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी निशानदेही की कि मेरा डोमिसाइल शायद चेंज है या पंजाब का नहीं है, तो इस तासुर को अब आपको नहीं लगता अब खत्म होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अगर आप रियासत को चलाना चाहते हैं, अगर आप मुमलिकत को चलाना चाहते हैं, तो आपको लोगों के साथ इंसाफ करना होगा। अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं तो एक मकाफात अमल होता है जिसके लिए आपने सीखा नहीं है। एक बात होती है जो सीखते हैं, अरे भूखे बंगाली हैं तो क्या पता है ये क्या कर सकते हैं। भूखे बंगालियों की इकोनॉमी जो है वो अब आपसे बढ़ी हुई है, उनका पर कैपिटा इनकम आपसे बढ़ा हुआ है, उनकी जो है वो उन्होंने कंट्रोल किया है चीजों को, उनके यहाँ करप्शन रिड्यूस हुई है, उनके अंदर एक अब सिविलियन मामलात में गैर सियासी मुदाखलत नहीं होती है, और वो अब हमसे आगे बढ़ता हुआ है। मैंने खुद यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में जाकर देखा है, मेड इन चाइना बराबर में मेड इन बांग्लादेश, मैंने कहीं भी नहीं देख पाया हूँ, मेरी आंखें तरस गई कि मेड इन पाकिस्तान भी मुझे नजर आता। तो ये तो अपनी स्पेस दुनिया में बनाने को तैयार नहीं है। ये खेल खेलते हैं और खेल के बेनिफिशियरी कोई और होते हैं। ठीक है। तो ये नहीं होता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों पर, सिंध के लोगों पर, बलूचिस्तान के लोगों पर, सराइकी बैठ के लोगों पर, पश्तूनख्वा के लोगों पर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर, कश्मीर के लोगों पर, तमाम लोगों पर एतमाद करना चाहिए और उन्हें स्पेस देना चाहिए। ये नहीं हो कि जनाब अगर कोई तख्त लाहौर से ताल्लुक रखता है तो आप उसकी हर बात बर्दाश्त कर लें, और अगर कोई छोटे सूबे से ताल्लुक रखता है तो उसको फिर या तो धमकियां दें या पता नहीं वो लापता हो जाए या सौतेला सलूक उनके साथ बरता है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने अच्छी चीज़ों की निशानदेही की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और मैं चाहूंगा उनसे भी हम पूछें, जिस तरह नज़ीर लगारी ने भी कहा और अपोजिशन की भी तमाम लोगों का ये कहना है और आइन भी ये कहता है कि जो आइनी इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हासिल है तो अब उनको मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है, उन पर प्रेशर किया जा रहा है, मतलब उन पर असरअंदाज हुकूमत हो रही है। अगर एक इलेक्शन कमीशन, एक आईनी इदारे ने अगर कोई खदशात का इजहार किया है तो बजाय इसके उनकी वजाहत उनको दी जाती है और उसी पे असरअंदाज मतलब हुआ जा रहा है। तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा लैला परवीन ने हमें ज्वाइन किया है। लैला, सुन सकती हैं आप? हेलो जी लैला, आप सुन सकती हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा लैला परवीन साहबा, आपने टाइम निकाला। बताइएगा, जिस तरह ये आपके वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे हैं, वो अपने आईनी हुदूद में रहकर काम कर रहा है, बजाय आप 37 जो उन्होंने खदशात का इजहार किया आप उनकी एक्सप्लेनेशन देते, आप तो इदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं। माजी में तो आप इस चीज के खिलाफ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, ये का नाम दो वही का नस्ताइन। ठीक है। असल में बात ये कि हम असरअंदाज नहीं हो रहे, पूछगछ करना, सवाल जवाब करना वो हमारा भी हक है। अगर वो इदारे को कोई शिकायत है, कोई परेशानी है या वो इदारा सही काम नहीं कर रहा तो हम उससे पूछगछ जरूर करेंगे, बातचीत भी करेंगे और जो चीजें उनकी जायज है उसको सेटल भी करेंगे, और जो उनमें खराबियां हैं उनको दूर करने की भी हम कोशिश करना चाहते हैं। आपको पता है इलेक्शन कमीशन वो इदारा है, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं मैं कहूंगी कि उनमें जरूर कुछ ना कुछ चीजें जो है वो नॉर्मल नहीं है और वो सही वर्किंग में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कोई भी इदारा है, जब तक कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, जब तक कि उसके अंदर मौजूद खराबियां, कमियां और बुराइयां दूर ना की जाए।
लेकिन मोहतरमा लैला परवीन साहिबा, उसके लिए भी एक मिजाज होता है, उसके लिए भी आप रिटन हैंड में आप बता सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं। आपके वुज़रा तो कह रहे हैं जला दो इस इदारे को, इस इदारे ने ये कर दिया, तो ये रवैया क्या आपको लग रहा है कि, और अभी लजीज लगारी साहब से भी मेरी बात हो रही थी, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं, लाइक हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आ सकता है मामला, मतलब वो अगर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे। हम लोग देखिए, आपको पता है कि हर इंसान का अपना मिजाज होता है और उसका एक अपना अंदाज होता है। जब बहुत जज्बाती कोई हो जाए और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो उसके अल्फाज जो होते हैं वो थोड़े इस किस्म के निकलते हैं। मकसद वो करना नहीं होता, मकसद एक मिसाल है कि अगर कोई इदारा जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और वो जो है लोगों को, आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन में खराबियां होने की वजह से बहुत सारे मामला बहुत खराब हुए हैं। मुल्क की सूरत हाल में इलेक्शन के दौरान अक्सर आप देखें वोटिंग का जो सिलसिला है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। सम टाइम उनका सिस्टम सही नहीं होता, सम टाइम वोटर जो है वो बेचारा विदाउट वोट कास्टिंग उसको जाना पड़ता है, सम टाइम वोटर कहीं होता है। तो ये लैला परवीन साहिबा, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप ये खदशात उनको बता सकते थे, बजाय इसके कि आप ये कहें कि इदारा ही ऐसा है और इदारे पे, मतलब ये इस तरह के असरअंदाज होने की टैक्टिस इसे कह सकते हैं। तो आपको मतलब इससे कबल आप यही मतलब पीएमएलएन की हुकूमत पे आप क्रिटिसाइज करते रहे। देखिए, असरअंदाज बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी पॉलिसी वो इदारों पर असरअंदाज हो। हम ये चाहती हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो जो हमारे लिए फायदेमंद। इलेक्शन कमीशन का इदारा अगर सही वर्किंग में आ जाएगा या उसके अंदर करप्शन, देखिए इलेक्शन कमीशन में भी ऐसे मामलात हैं कि वहां पर भी बहुत सारे करप्शन वाली चीजें सामने आ जाती हैं, और वो अगर वो इदारा सही काम करेगा तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अच्छा बीबी, लेकिन लास्ट ठीक है, इदारा पीपल्स पार्टी के लिए भी, वो इदारा जो है ना पीएमएलएन के लिए, वो हर जमात के लिए फायदेमंद होगा। हमारा मकसद तो उसको सही करना है। ठीक है, लेकिन आपने जो खदशात का इजहार आपने किया है, लेकिन ये और किसी ने भी नहीं किया, इसीलिए और हुकूमत भी आपकी है। आज आपने इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाई है, कल आप नैब पर उठाएंगे। आप गलत कह रहे हैं, ये आप गलत कह रहे हैं साजिद साहब। मैं आपको रिसेंट अपना जाती तजुर्बा बताऊं। NA 249 का जो इलेक्शन था बल्दिया का, उसमें जब जो कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी का कादर मंदोखेल को जब अनाउंस किया गया, आप भूल रहे हैं, अभी रिसेंट वाकया है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो PMLN और JUI और जितनी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सारी खड़ी होकर उन्होंने एहतजाज किया था कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, ये धांधली हुई है, रेगिंग हुई है। तो ये सारा तो इस इदारे के जिम्मे आता है ना कि इस इदारे ने वो सही परफॉर्मेंस नहीं दी है, और वहां पर लोगों को जो है ना वो मौका मिला है, वहां पर जो उन्होंने रिगिंग की है उसका मौका उन्होंने दिया है। ठीक है, ठीक है लैला, हर दफा होता है, ये पहली दफा नहीं, देखिए बहुत दफा हुआ है, और बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि बैलेट बॉक्सेस मिले हैं बाहर, जंगलों में से मिल रहे होते हैं। अच्छा, पार्टीज का आप देखिए हमेशा से ही रहा है, आप अभी गूगल करें तो नून लीग के एहतजाज आपके सामने आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी के एहतजाज सामने आ जाएंगे, आपको JUI के सामने आ जाएंगे, आपको जो है ना वो जमात इस्लामी वालों के सामने आ जाएंगे। ठीक है लैला परवीन, आपने सही कहा कि अपग्रेड करना चाहिए सिस्टम को, इसमें कोई दो राय नहीं है, और टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जिस तरह आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर बदजिद नजर आते हैं, और न सिर्फ इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन कमीशन, ऑपोजिशन, दीगर लोगों का और सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि जिस तरह भी मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि आपकी कोई साजिश है इलेक्शन चुराने की, इस तासुर को कैसे खत्म करेगी वफाकी हुकूमत? ये तासुर जी बोलिएगा। आपका थोड़ी सी आवाज जी आपकी आवाज सही आ रही है मोहतरमा। नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी मिस हो गई। मैं रिपीट कर दूं ये रिपीट करेंगे। ये जो तासुर एक पनप रहा है मुआशरे में, और सिविल सोसाइटी से लेकर सहाफी बिरादरी, ऑपोजिशन, सबका कहना है कि आप इतने एक्साइटेड हैं, ठीक है अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन आप तमाम लोगों को एतमाद भी तो लें, पार्लियामेंट में बुलाएं, उनको बताएं, उनके जो खदशात हैं वो दूर करें। एतमाद, आप देखिए ना, एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी जिस बात हम बहस कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, हम एक इदारे की नोट पलट
करना चाह रहे हैं, हम उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, हम अच्छी बात कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को तो इस पर खुश होना चाहिए। अब वो अगर नहीं आते इस पे, उनको पता हमारे साथ लेना चाहिए कि ठीक है जी, काम हुकूमत अच्छा कर रही है, सही कर रही है, हम इसके साथ हैं। बजाय ये करने के वो तनकीद कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि भाई इसमें तो भला सबका है, सिर्फ पीटीआई का थोड़ी। इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ पीटीआई के लिए वर्किंग ही नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए वर्किंग करेगा। आगे बढ़ते हैं। एतमाद उनको इस तरह डेवलप होना चाहिए, लैला परवीन, हमारे लिए भी फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिंध में। जिस तरह सिंध हुकूमत ने 10,000 जो मखदूश जिन स्कूलों की इमारतें हैं या जिनमें बच्चे कम आते हैं उनको क्लोज, उनको बंद करने के अहकामात जारी किए हैं। आप लोग तो पूरे पाकिस्तान में एक निसाब ला रहे थे और पूरे पाकिस्तान को पढ़ाने की बात कर रहे थे, तो सिंध को आप एतमाद में क्यों नहीं लेते? ये 10,000 का स्कूल का बंद होना बहुत बड़ा लॉस है, इसमें आपका कितना बनता है कि आप इस पे नजरसानी करें? देखिए, मैं जाती राय पहले दूंगी, उसके बाद हुकूमत की जो भी पॉलिसी वो बताऊंगी आपको। मेरी जाती राय ये है कि इनसे पहले तो ये पूछा जाए कि भाई ये जो स्कूल 10,000 स्कूल हैं, ये पीटीआई की हुकूमत में तो बने नहीं है और 13 साल से जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की ही है। तो पीपल्स पार्टी ने इन स्कूलों की हालत क्यों नहीं सुधारी, जबकि इनको बजट भी मिल रहा है, एनएफसी अवार्ड वगैरह की थ्रू भी मिल रहा है, तमाम मामला हैं। तो फिर क्या वजह है कि इन्होंने ये इमारतों की अगर हालत मखदूश है तो किसकी वजह से? इस पर जो बजट लिया गया है, पहले तो सारी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो बजट एजुकेशन की मद में और इमारतों की मद में लिया गया है वो बजट लगाया कहाँ गया है, वो इस पे क्यों नहीं लगा? आज अगर वो इस हालत में पहुंची है तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत ही है, जाहिर सी बात है। पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है और अब तो ये भी कहेंगे कि पीटीआई ने कर दिया। अभी यानी कि हर इल्जाम तो फिर घूम फिर के पीटीआई पर डाल देते हैं पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन मेरा कहना ये है, एक इंक्वायरी बोर्ड बैठना चाहिए, ठीक है, कि ये सारे मामला जो इस कदर आके अब खराब हुए हैं, ठीक है, और ये इस हालत पे पहुंच चुकी है इमारतें, ठीक है, कि अब इनको जो है डिमोलिश करने की बात हो रही है। ठीक है, तो आया क्या इनके लिए फंड मुख्तस नहीं था? ठीक है, आया इन इमारतों की तज़ीन और आराइश के हवाले से एयरली जो बजट मिलता है वो कहाँ खर्च हुआ? अगर यहाँ नहीं लगा तो कहाँ लगा? ठीक है, तो पीपल्स पार्टी के हवाले से सब जानते हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने कभी भी स्कूलों को स्कूल के तौर पर नहीं लिया, वो मैं पूछ लेता हूँ, बना देते हैं नाजायज। साबिक एमएनए अखूनज़ादा चट्टान से मैं पूछ लेता हूँ, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली अखूनज़ादा चट्टान साहब ने। चट्टान साहब खुश आमदीद कहेंगे? शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। सीनियर पॉलिटिशियन है। इस वक्त जिस तरह विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के लिए जो स्टेटमेंट दी है विफाकी वुज़रा ने, क्या आपको लग रहा है कि ये प्रेशर में आ जाएगा इदारा? अलबत्ता इदारे के पास तो आईनी इख्तियारात हैं, या इदारे का भी जवाब वेरी सून आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे मुल्क की जिस तरह के इदारे हैं, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह का पार्लियामान है, इस तरह का हमारा इलेक्शन कमीशन है, और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कानून और आइन के तहत 118 के तहत 118 के तहत, ये हक इलेक्शन कमीशन का है कि वो कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करे। अगर हुकूमत वाकई चाहते हैं कि इलेक्शन गैर जानिबदार हो, इलेक्शन साफ और शफाफ हो, फिर तो सिर्फ एक मशीन से तो ये साफ और शफाफ नहीं हो सकता है। हम तो इलेक्शन में लड़ते हैं, ये पिछली इलेक्शन में भी मैं 2 हलकों से लड़ा था। दांडी तो इलेक्शन से बहुत पहले की जाती है, ये भी एक शक्ल है जो इलेक्शन की दिन में, लेकिन इससे पहले बहुत सारी दांडियां हो जाती है। तो फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए,
मुशावरत करे या इंसाजी कैसी होती है, हमने हमारे पास भी सिंपल अक्सरियत नहीं था। इसके बावजूद हमने 18वीं तरमीम किया, 19वीं तरमीम किया, क्योंकि इसमें हमारा नीयत साफ था। अब हुकूमत की जो कारकर्दगी है, अवाम जिस तरीके से महंगाई के दोज़ख में जल रहे हैं, करप्शन में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, ये ज़िमनी इलेक्शनों में हुकूमत को जिस तरह की शिकस्ती हुई, ये बल्दियाती इलेक्शन से जो रोज रोज भागते हैं, कभी कोविड का बहाना करके, कभी एक कभी दूसरा। वजह ये कि हुकूमत को पता है कि हमें अवाम से वोट नहीं मिलने वाला है। अब इन लोगों ने दो तरीका इख्तियार किया और इस पे जिद शुरू किया है। एक ये कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से इलेक्शन जीत लेंगे, दूसरा ये कि हम मीडिया पे पाबंदी लगा के और मीडिया के लिए भी एक नेब बना के और फिर इसके बाद मीडिया को खामोश करके ताकि वो हमारे नालायकी, नाअहलिया, महंगाई, इन चीजों पे बहस नहीं करे। अच्छा, तो सॉरी फॉर इंटरप्ट। चट्टान साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जिस तरह के आप ये खदशात का इजहार कर रहे हैं, हमने देखा है कि तकरीबन पाकिस्तान की माजी से आज तक मतलब जो हुकूमत आती है इस तरह के मतलब मामलात होते हैं, इदारों पे असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। तो ये रवायतें खत्म कब होगी? आप लोग ही करेंगे? पार्लियामेंट को इसके लिए कुछ करना होगा सर? बिल्कुल, ये हमारी रवायात नहीं है जी। आप हमारी हुकूमत में देख ले, हम भी मीडिया ने किस तरह, आप खुद जर्नलिस्ट है, आप ईमानदाराना तजज़िया दे दे कि हमारे दौर में मीडिया ने हमारे क्या हशर किया था, क्या हम मीडिया से लड़े थे, क्या इसके लिए हमने नेब बनाया था, क्या किसी को हमने बेरोजगार किया था, क्या किसी चैनल के पैसे रुके थे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट आप देख ले, हम एक इस इशू को ट्रांसफर करते थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पे स्टे ऑर्डर आ जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हम सुप्रीम कोर्ट से लड़े थे? इस तरह अपोजिशन ने हमारा क्या हशर किया था? तो क्या हम अपोजिशन से लड़े थे, इन पे नाजायज केसेस बनाए थे? हमारे दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था। लेकिन ये जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब जो है, उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए थे इदारों के बारे में कि हम इदारों को ये करेंगे वो करेंगे। नेब की चेयरमैन ने कहा कि भाई मैं एक्शन ले लो ये हुकूमत के करप्शन पे, तो ये तो एक हफ्ते के अंदर अंदर फारिग हो जाएंगे और परवेज खटक तो जाने ही जाने वाला है। मुझ पे फिरदौस अशकवान और बाबरवान के केस के ऊपर प्रेशर है। तो इस बेचारे के साथ क्या किया, इसका वीडियो चलाया। दूसरे जज के जो उसको सजा नहीं दे रहे थे नवाज शरीफ को, इस जज के साथ क्या किया। फिर कश्मीर का इलेक्शन आप देख ले, वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ से इनके मिनिस्टर को निकाल दिया और वजीर आजम ने दोबारा जहाज में बैठा के। तो ये इनका वतीरा है इदारों से लड़ना। हम कभी इदारों से नहीं लड़े हैं। हाँ, ये है कि हम इदारों के खिलाफ अपनी बेगुनाही अदालतों में जरूर लड़े हैं। लेकिन चट्टान साहब, अगर अदालतों ने फैसला किया तो हमने तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला भी तस्लीम किया और इदारे से नहीं लड़े। ठीक है अखुनज़ादा चट्टान साहब, तो इदारों में रिफॉर्म्स लाने के लिए आप सबको मिल बैठना होगा, लेकिन वफाकी हुकूमत का कहना है आप लोग किसी भी लेजिस्लेशन में हुकूमत का साथ नहीं देते। तो इस तासुर को आप लोग भी तो खत्म करें। आप हुकूमत का अगर कोई अच्छा बिल आ रहा है, अगर हुकूमत किसी इदारे में कोई रिफॉर्म लाना चाहती है, लेट सपोज जैसे पूरे पाकिस्तान में एक तालीम की बात वफाकी हुकूमत ने की, लेकिन सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध में अभी तक कोई इस पे काम नहीं हो सका। देखिए जी, अगर हुकूमत की ये कराई की तर्जुमान आते हैं और इस तरह के बेसरोपाए बातें करते हैं तो हमारे अवाम बेवकूफ तो नहीं है? क्या अवाम को पता नहीं है कि जिस तरह के दांदी के बावजूद इस हुकूमत को बनाया गया इलेक्शन के बाद, तो ये इलेक्शन हार गई थी। लेकिन फिर बाद में जो है एक बंदे को पकड़ के और जहांगीर तरीन की जहाज में बिठाते थे और इधर लाते थे। जिस तरीके से हुकूमत बनाया, फिर भी अपोजिशन ने उसको कहा कि आप कदम बढ़ाए। अपोजिशन ने जब भी हुकूमत की तरफ कदम बढ़ाया है तो उन्होंने वो किया है कि निकलना खुद से सुनते थे हमने जो आदम का, बहुत बेआबरू होकर तेरी कूचे से हम निकले। जब अपोजिशन ने कदम बढ़ाया, वहां से इल्जामात आए हैं कि ये तो इनारो मांग रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं। ये तो हमारे साथ कश्मीर जैसे इशू पे हाथ मिलाने को तैयार नहीं था अपोजिशन के साथ।
चले आगे अपने तकरीर करके फिर चला गया, अपोजिशन की बात सुनने को तैयार नहीं था। अपोजिशन तो हर वक्त ठीक है कदम बढ़ाया है। ठीक है चट्टान साहब, क्योंकि आपने बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी बड़ी विकेटें गिराई हैं, अब आपके डेरे पंजाब में हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाग जिया ले जाग के नारे लगा रहे हैं, तो एक चेमागोइयां हैं, हमारे जराये का कहना है कि बहुत सारी शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही है। कुछ बताएं ना कि कितने लोग रवाबित में हैं, तरीन ग्रुप के लोग भी रवाबित में हैं, आगे क्या होने जा रहा है, कुछ शेयर करेंगे? देखिए जी, आगे आगे देखो क्या होता है। क्या अभी तो टाइम है, आपको पता है कि आखिरी टाइम पे जो सारे जो परिंदे हैं ये उड़ जाते हैं एक दरख्त से और दूसरे दरख्त पे चले जाते हैं। अभी इसमें और थोड़ा सा टाइम है, लेकिन हम समझते हैं हमारा नजर इलेक्टेबल से ज्यादा अपने अवाम पे है, अपने वर्कर्स पे है कि हम उसको उठाए, और हम समझते हैं ये उठाने का टाइम है। क्योंकि हमारे वर्कर्स क्यों हमसे बदजन हो गए थे, हमारे खिलाफ जो मीडिया ट्रायल किया गया था अदालतों से और मीडिया से कि हम करप्ट लोग हैं, हम 10% लेते हैं, मुल्क को हमने डुबवा दिया, मुल्क पे हमने कर्जा चढ़ा दिया और मुल्क को हमने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अब वो सारी हकीकत हमारा 5 साल नवाज शरीफ साहब के दौर ने बेरहमाना एहतसाब किया, इसके बाद इमरान खान ने 3 साल हमारा बेरहमाना पीटीआई की हुकूमत ने एहतसाब किया। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा एक एमपीए, एक एमएनए, एक मिनिस्टर, न हमारा लीडरशिप किसी पे अभी तक कोई करप्शन साबित नहीं हुआ। ठीक है चट्टान साहब, और हमारे दौर में 2 स्कैंडल्स थे, एक हज स्कैंडल था, इतने स्कैंडल नहीं थे जो मौजूदा हुकूमत में है कि मालम जब्बा भी है, BRT भी है, पेट्रोल, डॉलर, दवाई, पता नहीं क्या क्या। हमारे 2 स्कैंडल से एक रेंटल पावर था और एक हज स्कैंडल था। हज स्कैंडल में भी जो हमारा मिनिस्टर साहब था वो बरी हो चुका है, और जो हमारा रेंटल पावर था इसमें भी राजा परवेज अशरफ साहब बाइज्जत तरीके से बरी हो चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि हम लोगों को कहे कि भाई हमको कैसे हालात में मुल्क मिला था और हमने इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचाया था जिस मुल्क से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। ठीक है ठीक है, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, एग्रीड कि आपने तरामीम की और हुकूक बलूचिस्तान भी दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चट्टान साहब, कुछ मेरे 2 सवाल हैं आपसे लास्ट में। एक तो ये बताइएगा कि जिस तरह पंजाब में आप लोग इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी लाहौर में स्टे किया और वो मफाहमत के बादशाह माने जाते हैं, तो आगे क्या होने जा रहा है? एक तो इस पे भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ हमारे सुनने वालों को जो सियासी जिनकी वाबस्तगियां हैं, ठीक है परिंदे तो आगे पीछे जाते हैं, आपसे कितने लोग रवाबित में कायम कर चुके हैं? और दूसरा ये कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी हालिया कहा है कि पीडीएम को नुकसान बहुत ज्यादा, मतलब आपकी तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, तो ये आपको लग रहा है आगे फिर से ये इत्तेहाद होगा या अब आप पीडीएम के साथ नहीं बैठेंगे? देखिए जी, सियासत में कोई कुछ नहीं कह सकते, सियासत में सब कुछ हो सकता है और सब कुछ सियासत पॉसिबल का गेम। और चट्टान साहब, मीर सादिक और मीर जाफर कौन है? मौलाना साहब का किस तरफ इशारा था? अब मौलाना साहब का किस तरह का इशारा था वो तो मौलाना साहब को पता होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को जो जो तजावीज दी वहां पे पीडीएम को कामयाबियां नसीब हुई। हमने उसको कहा कि ज़िमनी इलेक्शन से भागना नहीं है और मैदान को खाली नहीं छोड़ना है। पीडीएम ने हमारे बात को मान लिया। आपने देख लिया कि अपोजिशन ने कितने कामयाबियां हासिल की। हमने कहा कि सेनेट के इलेक्शन से भागना नहीं है, हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, हमने कितना डैमेज किया हुकूमत को, कितना उसको शिकस्त हुआ, इनके कैमरे निकल आए, क्या क्या एक्सपोज हुआ हुकूमत। लेकिन फिर हमने जो लॉन्ग मार्च रखा था हमको दीवार से लगाया गया, हमें कहा गया कि इस्तीफा दे दी और इस्तीफा के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई हैसियत नहीं होगा। हमने कह दिया कि चलो ठीक है हम इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन इस्तीफा के बाद क्या होगा, फिर क्या, फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि आइन में तो लिखा है कि 85 मेंबरान हो, असेंबली में तो इजलास हो सकता है, और अगर 142 मेंबरान हो तो हुकूमत चल सकता है। तो अगर टोटल मेजॉरिटी हुकूमत के आ जाए और वो 18वीं तरमीम को ख़त्म करे, सिरे से पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को ख़त्म करके सदारती तर्ज हुकूमत नाफिज करे, तो फिर इसका क्या हल होगा? तो इनका इन लोगों के पास जवाब नहीं था। चलो ठीक है, हमने तो उसको कहा था कि देखिए जी हम बुज़दार पे बहुत आसानी से आदमी एतमाद ला सकते हैं। पंजाब हुकूमत के ख़त्म होती हुई मरकज़ में इमरान खान का हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और हम फिर आज़ाद इलेक्शन करेंगे।
लेकिन हमारे बात को तस्लीम नहीं किया। चलो वो बजट थे कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो आप इस्तीफा तो दे दे, तो हमें बताए, हम पे ऐसे ना हक के इल्जामात लगा रहे हैं। भाई साजबाज किसने किया? मुझे बताए नवाज शरीफ साहब मुझसे कैसे किया? क्या शाहिदा खान अब्बासी का नहीं निकला कि वो मिला था? इस तरीके से जो साबिक गवर्नर जुबैर साहब जो है वो मुलाकातें नहीं करते थे। और अगर कोई डील नहीं हो रहा है तो कभी खामोशी क्यों छा जाती है, कभी इनकलाब क्यों बर्पा हो जाता है? जब डील शुरू हो जाता है तो खामोशी छा जाती है, जब डील नाकाम हो जाता है और इल्जाम हम पे लगाया जाता है, हम भाई कोई डील शील नहीं करते। हमारी तारीख आप पिछले से देख ले, हमारा एक भी डील जो है वो नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत को और आइन जो है इस पे हर इदारे ने अमल करना चाहिए, सियासतदानों को अपना सियासत करना चाहिए, हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपने वीनस एच जी को टाइम दिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि अखुनज़ादा चट्टान ने भी डिटेल में तमाम सवालों के जवाब दिए, वजाहत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ पेश किया। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।